Okay, so hello guys, very good morning. Good morning to all of you. फटाफट से कनेक्ट हो जाएंगे गाइस सभी, और एक बार सेशन को शेयर भी कर देंगे सभी के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सभी ग्रुप्स में एक बार शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सभी हमारे साथ कनेक्ट हो सके। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माय नेम इज पूजा वर्मा एंड वेलकम टू अनअकैडमी नेट चैनल। अगर आप चैनल पे न्यू है, प्लेटफॉर्म पे न्यू है, देन चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले सो दैट क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एज यू नो, मैं डेली आप लोगों के लिए क्लास लेकर आती हूँ रिसर्च एप्टीट्यूड की, और आज के सेशन में हम लोग कुछ एमसीक्यूज जो है रिसर्च के वो प्रैक्टिस करने वाले वन बाय वन करके। तो एक बार फटाफट से सभी कनेक्ट हो जाएंगे और एक बार सेशन को शेयर भी कर देंगे। 1 सेकेंड, सॉरी। चलिए, ओके सो गाइज, इसके अलावा आप लोगों को अगर कंप्लीट कोर्स करना है पेपर 1 पेपर 2 दोनों का, तो वो आपको अवेलेबल है अनअकैडमी प्लस पे, जहाँ पे मेरी फ्री क्लासेस एंड पेड क्लासेस दोनों आप लोगों को अवेलेबल है। फ्री क्लास जो मेरी होती है, फ्री क्लास मेरी होती है एट 12 PM। डेली क्लास होती है 12 बजे मैं लेके आती हूँ। 12 PM आफ्टरनून का ये सेशन होता है, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ये मेरी क्लास होती है। और इसके अलावा पेपर 2 जो कि मेरा कॉमर्स है, इसकी क्लास में लेके आती हूँ आप लोगों के लिए 7 PM पे। इसके साथ साथ मैंने आप लोगों के लिए एक न्यू कोर्स पेपर 2 में स्टार्ट कर दिया है लीगल एस्पेक्ट का, और इसी तरीके से मैं वन बाय वन करके आपके साथ सारी यूनिट्स जो है वो कवर अप करवाने वाली हूँ। पेपर 1 हो पेपर 2 हो, सभी यूनिट्स में आपको कवर करवाने वाली हूँ। सिंपली आपको कोड लगाना है पूजा 10 PUJ10, ये मेरा रेफरल कोड है, एंड 10% डिस्काउंट के लिए आप ये मेरा कोड लगा सकते हैं। यू कैन कंसिडर माई कोड। अगर आपको कंप्लीट गाइडेंस चाहिए थ्रू आउट योर JRF जर्नी, और अगर आपको वन शॉट JRF क्लियर करना है, देन यू कैन कनेक्ट विद मी। आप मेरे साथ मेरे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों करवाया जाएगा कंप्लीट। एंड देखिए, प्लस पे जो है दोनों पेपर्स अवेलेबल है, पेपर 1 हो चाहे आपका पेपर 2 कोई भी हो, आप मेरा रेफरल कोड लगा सकते हैं। इसके साथ साथ काफी सारे बैच कोर्सेज जो है वो आप लोगों के लिए स्टार्ट किए गए हैं अनअकैडमी प्लस पे। इन्हें ज्वाइन करने के लिए भी आप मेरा रेफरल कोड लगा सकते हैं। आपको सिंपली करना है अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल, अपना गोल सेलेक्ट करना है NT-UGC नेट, और अगर आप प्लस लेना चाहते हैं, देन आपको जाना है गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन पे। इस तरीके से आपको मेरी प्रोफाइल पे क्लासेस मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री क्लासेस। पूजा वर्मा के नाम से आप सर्च करेंगे तो मेरी क्लासेस आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जो भी मंथली पैक आप चूज करना चाहते हैं चूज कर सकते हैं, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। मेरे अकॉर्डिंग 12 और 24 महीने आप लोगों के लिए बेस्ट है। आपसे पूछा जाएगा हैव अ रेफरल कोड, और इस तरीके का एक गिफ्ट बॉक्स होगा, वहां पे आपको अप्लाई कर देना है पूजा 10 PUJ10, तो आपको इंस्टेंटली 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपके पास EMI भी ऑप्शन अवेलेबल है, डेबिट क्रेडिट दोनों कार्ड्स के थ्रू जो ये EMI ऑप्शन भी आपको अवेलेबल है। ओके गाइस, सो बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस पे आप लोगों के लिए प्लस रखा गया है, बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस है। तो एज सुन एज आप पॉसिबल हो आप फटाफट से ज्वाइन कर लें, ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है। जून JRF मतलब जून के बैच के अकॉर्डिंग जो है मैंने अपने कोर्सेज को डिजाइन किया है, और उन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, सो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने, एज द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इज इंक्रीजिंग। ठीक है, एक वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज होती है, द वैल्यू ऑफ सेकंड वेरिएबल इज आल्सो इंक्रीजिंग, देन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट विल बी। अब उन दोनों वेरिएबल्स में देखिए, एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है और सेकंड वेरिएबल है वो भी आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इन दोनों में कैसा कोरिलेशन है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या नन ऑफ द अबव। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट ये आपकी स्टैटिस्टिक्स में भी काफी अच्छे से समझाया जाता है, और सभी ने ये पढ़ा है। 9th 10th में बहुत स्टैटिस्टिक्स आया था हमारे, तो उसमें हम सभी ने पढ़ा है कहीं ना कहीं। तो फटाफट से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। और सेशन अगर गाइस अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, अगर क्लास अच्छा लगता है तो शेयर किया करें। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पॉजिटिव। बिल्कुल, देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, चाहे दोनों जो है इंक्रीज हो रहे हो या दोनों डिक्रीज हो रहे हो, रिलेशन कैसा बनेगा, पॉजिटिव। अगर एक इंक्रीज और एक डिक्रीज होता है तब रिलेशन बनता है आपके जीरो, मतलब नो रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन बनता है। और 0 डिग्री होता है तब ये होता है कि इंक्रीज और डिक्रीज होने का सेकंड पे कोई इफेक्ट नहीं आता, तब उसे 0 डिग्री या फिर नो कोरिलेशन बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने, व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च वुड बी लीस्ट लाइकली टू इंक्लूड अ रिसर्च हाइपोथेसिस। एक शोध परिकल्पना को शामिल करने के लिए किस प्रकार के शोध की संभावना कम से कम होगी, ये आपको बताना है।
इंटरवेंशन रिसर्च, एसोसिएशनल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च या फिर नन ऑफ द अबव। फटाफट से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, वैसे तो नंबर वाइज तो वैसे ही सेकंड ही है, ठीक है। इसे आंसर करेंगे, व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च वुड बी लीस्ट लाइकली टू इंक्लूड अ रिसर्च हाइपोथेसिस। तो देखिए यहाँ पे इंटरवेंशन रिसर्च, एसोसिएशनल और डिस्क्रिप्टिव। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शंस को समझना होगा। डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च है वो क्या करता है, किसी भी सिचुएशन या फिनोमिना को क्या किया जाता है, किसी भी सिचुएशन या फिर फिनोमिना को क्या किया जाता है, सिंपली डिस्क्राइब किया जाता है। क्या किया जाता है, सिंपली डिस्क्राइब किया जाता है, मतलब डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और इस तरीके से हाउ, व्हेन, व्हाट, वेयर, ये सब आंसर किए जा रहे हैं। ये सब जो क्वेश्चन है यहाँ पे आंसर किए जाते हैं, बट यहाँ पे वाई क्वेश्चन का आंसर नहीं किया जाता, ठीक है। वाई क्वेश्चन का आंसर इस डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में नहीं किया जाता। दैट्स वाई जहाँ पे रिसर्च हाइपोथेसिस की सबसे कम जरूरत होती है वो आपके होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ठीक है। इंटरवेंशन एंड एसोसिएशनल दोनों में जरूरत होती है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में बहुत ही लीस्ट लाइकली टू इंक्लूड अ रिसर्च हाइपोथेसिस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नल हाइपोथेसिस इज, एक नल हाइपोथेसिस जो होता है वो कैसा होता है, व्हेन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स द सेम एज द रिसर्च हाइपोथेसिस, subjective in nature when there is difference between the variables। तो नल हाइपोथेसिस क्या एक्सप्लेन करता है, क्या बताता है, ये आपको बताना है। बोल सके आंसर करने की जल्दी से। नल हाइपोथेसिस इज, ये कैसा होता है, देखिए एक नल हाइपोथेसिस जो होता है ना वो होता है जिसमें जहां पे वेरिएबल्स के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, नो डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स, तो उसे बोला जाता है नल हाइपोथेसिस। और नल हाइपोथेसिस को ध्यान रखिएगा H0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। नल हाइपोथेसिस को H0 से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड इस नल हाइपोथेसिस को क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, ठीक है। और अगर ये प्रिवेल नहीं होता देन आपका जो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है जिसे H1 से प्रेजेंट किया जाता है वो क्या हो जाता है, वो प्रूव हो जाता है, ठीक है, वो प्रूव हो जाता है। अगर H0 रिजेक्ट हो जाता है देन जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है, ठीक है। सो व्हेन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स तो उसे नल हाइपोथेसिस बोला जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट अ स्टडी इन ग्राम panchayat to see the impacts of companion approach on enrollment and retention of rural elementary school children। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है ये बताना है आपको, ठीक है। एक गैर सरकारी संगठन ने ग्रामीण प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के नामांकन और प्रतिधारण पर एक अभियान दृष्टिकोण के प्रभाव को देखने के लिए एक ग्राम पंचायत में एक अध्ययन किया। इसका एक उदाहरण है, ये किसका एक उदाहरण है ये आपको बताना है। डिस्क्रिप्टिव स्टडी की जा रही है, फील्ड एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, या फिर एक एक्सपोज फैक्टर रिसर्च है, या फिर एक हिस्टोरिकल रिसर्च है। इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, और ऑप्शन से ही इजीली क्रैक हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसको ऑप्शन से ही हम लोग करते हैं। अगर आप ऑप्शन से करेंगे तो इजीली क्रैक हो जाएगा। देखो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या किया जाता है, सिंपली डिस्क्राइब किया जाता है चीजों को, ठीक है, कोई भी सिचुएशन कोई भी फिनोमिना उसको एज इट इज बताया जाता है। जबकि फील्ड एक्सपेरिमेंट में क्या किया जाता है, ये रियल मतलब रियल फील्ड में यहाँ पे जाया जाता है, रियल फील्ड में जाया जाता है, देन जो है स्टडी किया जाता है। और एक्सपोज फैक्टर में क्या किया जाता है, इवेंट को ट्रेस किया जाता है, मतलब आफ्टर हैपनिंग ऑफ एन इवेंट क्या किया जाता है, उसको ट्रेस करने की कोशिश की जाती है। और हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या किया जाता है, किसी भी हिस्टोरिकल फिनोमिना को वही एक्सप्लोर किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ स्टडी ही यहाँ पे की जाती है, जहाँ पे कोई हाइपोथेसिस का फॉर्मेशन नहीं होता, ना मैनिपुलेशन होता है वेरिएबल्स के साथ, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को देखा जाता है सिंपली। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर देन क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। मतलब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एक नॉन गवर्नमेंट
ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्राम पंचायत में सर्वे करी, मतलब रियल फील्ड में जाके क्या किया जा रहा है, सर्वे किया जा रहा है, एक्सपेरिमेंट करके देखे जा रहे हैं। सो दैट्स व्हाई द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, द मेन डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल एंड द क्रॉस सेक्शनल रिसर्च इज इन टर्म्स ऑफ। लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शन रिसर्च में मेनली क्या डिफरेंस होता है वो बताना है। अनुदैर्ध्य और पार के अनुभागीय शोधों के बीच मुख्य अंतर है frequency of data collection, primary versus secondary sources, the qualification of the researcher या फिर none of the above. What is the main difference between the longitudinal and the cross sectional research? ये आपको बताना है। ओके फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने इसे आंसर करेंगे। ओके सो देखिए क्या होता है, आपको ही पता है जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, जो हमारी क्रॉस सेक्शनल स्टडी है और जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल, जो भी और हमारी लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है, क्रॉस सेक्शनल में क्या किया जाता है, सेम डाटा को, मतलब सॉरी डिफरेंट सब्जेक्ट होता है, डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं और उसको क्या किया जाता है, सेम टाइम पे, सेम टाइम पे क्या किया जाता है, डाटा कलेक्ट किया जाता है ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट। जबकि लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, सेम सब्जेक्ट होता है, सेम सब्जेक्ट होता है और डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे क्या किया जाता है, डाटा कलेक्ट किया जाता है। मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा कलेक्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जिस फ्रीक्वेंसी के साथ डाटा कलेक्ट किया जाता है ये होता है मेन डिफरेंस बिटवीन द क्रॉस सेक्शनल एंड द लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। क्रॉस सेक्शनल में एक साथ एक ही समय पे डाटा कलेक्ट कर लिया जाता है, जबकि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों को कंसिडर करते हुए क्या किया जाता है, डाटा कलेक्ट किया जाता है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा कलेक्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइनिंग हाइपोथेसिस इज अ यूजफुल वे ऑफ अप्रोचिंग रिसर्च बिकॉज। डिफाइनिंग हाइपोथेसिस इज अ यूजफुल वे ऑफ अप्रोचिंग रिसर्च बिकॉज, परिकल्पना को परिभाषित करना अनुसंधान के करीब पहुंचने का एक उपयोगी तरीका है। तो आपको बताना है बिकॉज इट विल इम्प्रेस द रीडर, इट अलाउज द डेवलपमेंट ऑफ टेस्टेबल प्रपोजिशंस, it allows the development of indisputable proof of established research findings और it looks suitable scientific। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है कि हाइपोथेसिस को डिफाइन करने से हमारा रिसर्च को अप्रोच करने में क्यों क्या हेल्प होता है, ये बताना है आपको। आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने और अच्छा और कॉन्सेप्चुअलाइज क्वेश्चन है ये। ठीक है, कॉन्सेप्चुअलाइज क्वेश्चन है ये। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस जो है ये हमारे माइंड में थोड़ा सा कंफ्यूजन हमेशा से क्रिएट कर देते हैं कि क्योंकि यहाँ पे सभी आंसर जो है अपने अपने प्लेस पे सूटेबल है। ठीक है, सूटेबल आंसर सही सभी कोई भी इनमें से गलत नहीं है, बट जो बेस्ट है, जो बेस्ट एक हाइपोथेसिस के रिगार्डिंग सही है हमें वो आंसर करना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी आपको नजर आ रहा है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, इट अलाउज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ indisputable proof to be established in research findings। ठीक है, यह शोध निष्कर्षों में निर्विवादित प्रमाण के विकास की अनुमति देता है। मतलब आप हाइपोथेसिस अगर हम लोग फॉर्मेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक रिसर्च में डायरेक्शन मिल जाता है। ठीक है, हम उसी डायरेक्शन में वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये क्या करता है, हमें हमें जो भी रिसर्च फाइंडिंग्स हम डेवलप करना चाहते हैं उनके लिए इंडिस्प्यूटेबल प्रूफ की तरीके से ये स्टैब्लिश होता है कि जो हम रिसर्च करने जा रहे हैं वो सही है। तो उस डायरेक्शन में ये हमें लेके जाते हैं, रिसर्च फाइंडिंग्स के डायरेक्शन में ये हमें लेके जाता है। सो द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट सेंसस आफ्टर 10 ईयर्स। आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर 10 साल में क्या करती है, जनगणना करती है। भारत सरकार प्रत्येक 10 वर्षों के बाद जनगणना करती है। The method of research used in this process is, तो इस रिसर्च में जो मेथड यूज किया जाता है वो आपको बताना है। केस स्टडी यूज की जाती है, डेवलपमेंटल यूज किया जाता है, सर्वे या फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड।
कौन सी मेथड जो है जो यूज की जाती है इसमें, ये आपको बताना है। आंसर करेंगे इस क्वेश्चन को, और इजी क्वेश्चन है। द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सर्वे किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, यहाँ पे सर्वे किया जाता है। सर्वे में क्या होता है हमारा, जो भी गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, आपको सबको पता है, वो हमारे घर घर को विजिट करते हैं, और सिंपली क्या किया जाता है, जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके बारे में लिखा जाता है कि बच्चे कितने हैं और बूढ़े कितने हैं और मैरिड कितने हैं, और इस तरीके से डाटा लिया जाता है। ठीक है, तो सेंसस किया जाता है, मतलब जनगणना की जाती है बाय द सर्वे मेथड। सर्वे मेथड के थ्रू क्या किया जाता है, जनगणना की जाती है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A 9-year-old is taller than the 7-year-old once is an example of। ये मैंने काफी बार क्लास में भी क्वेश्चन डिस्कस करा हुआ है, ठीक है, तो इसको कोई भी गलत आंसर नहीं कर सकता, क्योंकि काफी बार मैंने इसके लिए डिस्कशन भी आपके साथ किया है। तो यहाँ पे आपको बताना है वर्टिकल स्टडीज, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज या फिर केस स्टडीज। ठीक है, a 9-year-old is taller than 7-year-old once is an example of। ये किस रिसर्च टाइप का एग्जाम्पल है, ठीक है, बताइए फटाफट से। ओके, सो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन पे जहाँ पे कंफ्यूजन आता है वो आता है या तो हमारे ऑप्शन नंबर ए में, या फिर हमें आता है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है वर्टिकल स्टडीज, ठीक है, और क्रॉस सेक्शन स्टडीज। तो देखिए मैंने हमेशा जब भी आपको क्रॉस सेक्शन रिसर्च करवाया, ऑब्वियसली मैंने हमेशा यही एग्जाम्पल दिया है कि दो ग्रुप लिए जाते हैं, बोथ ग्रुप आर डिफरेंट। ठीक है, दोनों ग्रुप कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, और एट द सेम टाइम पे क्या किया जाता है, उनसे डाटा को कलेक्ट किया जाता है। सेम टाइम पे क्या किया जाता है, डाटा कलेक्ट किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइस, सो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन द बेसिक रिसर्च एंड द अप्लाइड रिसर्च लाइज इन। जो मेन डिफरेंस होता है बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च के अंदर, वो क्या होता है, ये आपको बताना है। बेसिक प्रोसेस, जो प्रोसेस होती है वो, सैंपल साइज, यूटिलिटी या फिर ऑल ऑफ द अबव, इनमें से बताना है आपको। द मेन डिफरेंस बिटवीन द बेसिक रिसर्च एंड द अप्लाइड रिसर्च क्या होता है। देखिए मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन के बेसिस पे रिसर्च को दो पार्ट में बाइफरकेट किया जाता है। एक हमारे होता है बेसिक रिसर्च और एक होता है हमारे अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, बेसिक रिसर्च क्यों किया जाता है, नॉलेज को पूरा करने के लिए, या फिर नॉलेज गैप को फुलफिल करने के लिए, या फिर अपनी इंटेलेक्चुअल को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, इंटेलेक्चुअल को सेटिस्फाई करने के लिए या कोई डिग्री लेने के लिए, इस तरीके से बेसिक रिसर्च किया जाता है। जबकि अप्लाइड रिसर्च क्यों किया जाता है, किसी प्रॉब्लम स्पेसिफिक के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, प्रॉब्लम स्पेसिफिक के लिए क्या किया जाता है, अप्लाइड रिसर्च किया जाता है। तो यहाँ पे ये बेसिक प्रोसेस में भी क्या होता है, ये डिफरेंस रखता है। सैंपल साइज में भी ये डिफरेंट होता है। यूटिलिटी, इसे क्या किया जा सकता है, बेसिक रिसर्च को जनरलाइज किया जा सकता है, जबकि हमारे अप्लाइड रिसर्च को क्या नहीं किया जा सकता, नॉट जनरलाइजेबल, नॉट जनरलाइजेबल, ये जनरलाइजेबल नहीं होता है। करेक्ट है ना, सो दैट्स व्हाई द ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दीज डज नॉट कम इनटू द जनरल मोड ऑफ ए प्रोसेस। ठीक है, इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो कि जनरल मोड ऑफ प्रोसेस में नहीं आता है, इनमें से कौन सी एक प्रक्रिया के सामान्य मॉडल में नहीं आता है। ठीक है, प्रोसेस में इंक्लूड नहीं किया जाता, ये आपको बताना है। चलिए फटाफट से बताइए इसे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर करेंगे आप। इनपुट, कंट्रोलेबल इनपुट फैक्टर्स, अनकंट्रोलेबल इनपुट फैक्टर्स या फिर एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग, इनमें से आपको बताना है यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होने वाला है।
करेक्ट आंसर बताएंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने। तो यहाँ पे देखिए द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अनकंट्रोलेबल इनपुट फैक्टर्स जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गए। ये क्या, ये हमारे प्रोसेस में इंक्लूड नहीं किए जाते। बिल्कुल सही। देखिए जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, विच इज अनकंट्रोलेबल, तो उसे हम अपनी प्रोसेस में ऑब्वियसली कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था। सो दैट्स व्हाई द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स आर द फैक्टर्स। अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स कैसे फैक्टर होते हैं ये आपको बताना है। दैट वेरीज अकॉर्डिंग टू ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट डज नॉट वेरी एट ऑल, दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूजर, जो कि यूजर जिन्हें कंट्रोल कर सकता है, और दैट कैन नॉट बी चेंज अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द यूजर। ये जो मेरे मतलब यूजर के विश के अकॉर्डिंग जिन्हें चेंज नहीं किया जा सकता, तो इनमें से आपको बताना है द अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स आर द फैक्टर्स। ये कौन से फैक्टर्स होते हैं ये बताइए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, इसे आंसर करेंगे सभी। ओके सो देखिए यहाँ पे अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स के लिए बोला गया है, मतलब जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, मतलब यूजर के कंट्रोल में है ही नहीं, मतलब दैट कैन नॉट बी चेंज अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द यूजर। मेरी विश के अकॉर्डिंग जो चेंज नहीं होते वो किस में आ जाएंगे, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स में उन्हें इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, करेक्ट हो गया ना, क्वेश्चन क्लियर हो गया। एंड गाइस शेयर जरूर कीजिएगा सेशन को अगर अच्छा लगे तो। इसके साथ साथ आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द क्लास, और क्लास अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर। इसके अलावा मेरी फ्री क्लास होती है अकेडमी की लर्निंग ऐप पे, जहाँ पे मैं आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाती हूँ। पेपर 1 का फ्री क्लास होता है 12 PM पे, और पेपर 1 का एंड पेपर 2 का फ्री क्लास होता है 7 PM इन द इवनिंग। ठीक है, तो ये दोनों क्लासेस फ्री होती है, और इन फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए आपको कोड लगाना है पूजा 10। ये कोड आप लगाएंगे तो आप इन फ्री क्लासेस को अनलॉक कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर टेकिंग द क्लास। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।